गुड इवनिंग क्लास। आइए, जो हम लोग बीपीएससी के जो सीरीज चला रहे थे 67 का, उस क्रम को हम लोग आज फिर आगे बढ़ाएंगे। और जो आधुनिक भारत हम लोग स्टार्ट किए थे प्राचीन भारत खत्म करने के बाद, तो आधुनिक भारत के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सिर्फ सुनते जाएंगे, क्योंकि ये टारगेट टाइप से बैच है, ये इसमें हम लोग तेजी से चल रहे हैं। हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए हम लोग तेजी से चल रहे हैं। समय रहता तो आपको काफ़ी धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाते और समझाते जाते, लिखवाते जाते। जो कि हम 5 सितंबर से बीपीएससी 68 का 68वीं का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे। और उस समय लाइव सेशन का हम व्यवस्था करेंगे, जिससे आपसे हमारी बात भी हो पाएगी। हम लोग दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन कर पाएंगे और सोल्व भी करेंगे, और साथ में पढ़ाई भी होगा, लिखवाते भी जाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा पिछला क्लास को रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था अब तक आधुनिक भारत के अंतर्गत प्राचीन भारत हमारा खत्म है। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग देखे थे आधुनिक भारत एक परिचय, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि हम लोग आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। और हमने दिखाया था कि मध्यकालीन युग एक अंधकार युग रहा। हम आपको चर्चा किए थे किस प्रकार से पोप का एक अधिकार था और किस प्रकार से लोगों को अंधकार में रखा था। उसका कहना था कि हम ही गॉड हैं और हम जो कहते हैं वो मानो, जो कि एक अंधविश्वास और एक अंधकार को बढ़ावा देता है, जो कि उससे लोग बाहर निकला और जब बुद्धि विवेक आया तो धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ा। तो हम लोग एक पहले का वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ, चूँकि रास्ता बंद कर दिया था ऑटोमन तुर्क। तो यूरोपीय कंपनी का भारत के आगमन के क्रम में हम लोग तमाम जो महत्वपूर्ण कंपनी थे, जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांस, डेनिश, सबको हमने देख लिया। पिछला वीडियो में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन को भारत लाने का काम करेंगे और देखेंगे कि इनका भारत में विस्तार कैसे हुआ, कहानियों के माध्यम से समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इनका अब पतन नहीं होगा, बल्कि भारतीय विभिन्न राजाओं पे, विभिन्न क्षेत्रों पे इनका अधिकार हो जाएगा, अर्थात इनका शक्ति में बढ़ोतरी हो जाएगा। और हम आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार से ये बंगाल को जीतते हैं, किस प्रकार से हैदराबाद को, मराठा को, सिख को, अफगानिस्तान को, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ इनका क्या नीतियां रही और किस प्रकार से इन चीज़ों को जीते, इन क्षेत्रों को आपको हम बताएंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे हर बार करते हैं, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम लोग। भारत के मैप बना लेंगे, विश्व के मैप बना लेते हैं, और विश्व के सापेक्ष हम लोग देख लेंगे कि भारत कैसा है, कहाँ है। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इटली है जूता के आकार के, और इंग्लैंड कहाँ है ना। ये इतना नहीं, थोड़ा सा कम रहेगा ना। और यहीं पर हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। तो ये हमारा भारत है। देखिए, जब हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनी आ रहा था, क्लास प्रारंभ हो रहा है, यूरोपीय कंपनी जब आ रहा था हमारे यहाँ, जैसे पहले हमने आपको बताया कि पुर्तगाल हमारे यहाँ पहली बार आया, फिर डच आए, फिर 1616 में डेनिश आए, 64 में फ्रांसीसी आए। तो ये लोग आ रहे थे। क्रम कब से स्टार्ट हुआ? हमारा क्रम स्टार्ट हुआ 1498 से, जब वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के निवासी था, वो हमारे यहाँ आया। ब्रिटेन अब तक अनभिज्ञ है। 1500 चलेगा, 1500 के क्रम में और भी कंपनियां आएंगे। अनभिज्ञ है ब्रिटेन। पुर्तगाल हमारे यहाँ व्यापार कर रहा है, ब्रिटेन को भी मतलब नहीं है। इसी बीच में ब्रिटेन के कुछ यात्री जो धर्म प्रचारक हैं, जैसे विलियम कैरी वगैरह,
ये भारत में आएंगे, धर्म प्रचार करेंगे, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करके चले जाएंगे, इनको भी कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति है जो भारत आया और इसी प्रकार से धर्म प्रचार करके जब ब्रिटेन गया तो उसने अपनी पुस्तकों में लिखा कि भारत में व्यापार की अनेकों संभावनाएं हैं। फलस्वरूप ब्रिटेन के व्यापारी वर्ग इसमें थोड़ा सा जागृत हुआ और जागृत होने के साथ साथ उसने एक मर्चेंट एडवेंचर नामक कंपनी का निर्माण किया जो कि भारत के साथ व्यापार करेगा। उस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। कौन किया? तो ये ब्रिटेन के कुछ व्यापारी वर्ग के लोग ने किया। मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के नाम से चल रहा है। जब एलिजाबेथ वहाँ की जो रानी है, महारानी है, उनको जब मालूम चला कि ये किस प्रकार के कंपनी का निर्माण हुआ है हमारे व्यापारियों के माध्यम से, तो इसने भारत के साथ ये जो रास्ता है, इस रास्ते से व्यापार करने के लिए एकाधिकार इस कंपनी को दिया और वह एकाधिकार मात्र 15 वर्ष के लिए दिया गया। 18 लग रहा है, इसको 15 कर देते हैं। मात्र 15 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया। महारानी ने 15 वर्ष के लिए उस ग्रुप ऑफ कंपनी को एकाधिकार दे दिया। साथ में उन्होंने कहा कि इस ग्रुप ऑफ कंपनी में मेरा भी कुछ हिस्सेदारी रहेगा, आप शेयर रहेगा, आप लोग कमा के आइएगा तो कुछ बेनिफिट हमरो होगा। इसलिए कुछ हिस्सेदारी देते हुए और इस कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को कर दिया। और यही डेट महत्वपूर्ण डेट है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा डेट लिखते नहीं हैं, इतिहास में डेट नहीं लिखना है। कुछ कुछ डेट जो इम्पोर्टेंट है, जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो हम लिख देते हैं। ये पूछेगा नहीं, ये बहुत पुराना चीज़ हो गया, अब ये नहीं पूछेगा, अब नई चीज़ें पूछेगी। कहानियों के बीच में से प्रश्न निकालता है, इसलिए कहानी पर ध्यान देंगे। तो इस समय महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 में किया गया। चूंकि 31 दिसंबर टर्निंग पॉइंट है, वर्ष का अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन को कुछ यादगार के तौर पे कुछ अच्छा करने के लिए स्थापना कर दिया गया कंपनी का। अगर एक दिन भी आगे हो जाता तो इस 1600 से 1601 हो जाता, 1602 हो जाता। अगर और भी ज़्यादा दिन होता तो 1 साल 2 साल हो जाता तो इसको यादगार बनाने के लिए 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया गया। स्थापना करने के बाद फिर इन लोग सुतल पड़ल रहा। फिर इन लोग व्यापार करने तुरंत नहीं आया भारत में। ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर को हुआ स्थापना तुरंत आके व्यापार करने लगा, नहीं। अब क्या हुआ, इन लोग के पास तो रास्ता वास्ता मालूम नहीं था। जैसा कि पिछला क्लास में भी बताया कि पुर्तगाली रास्ता बताना नहीं चाहते थे, परंतु यहाँ के जो ब्रिटेन के कुछ जो उसको डकैत टाइप के लोग होते हैं, वे लोग पुर्तगाली जहाज को लूटा, गलती से लूट लिया। लूटना था धन दौलत, पुर्तगाली जहाज को लूटा और लूटने के क्रम में भारत जाने वाला रास्ते का मानचित्र प्राप्त हुआ, एक मानचित्र मिला और इसी मानचित्र के सहायता से ये भारत के व्यापार के लिए आएंगे। 1608 आते आते, लगभग 8 साल हो गया, 1608 आते आते जो ब्रिटेन के महारानी थी वो बदल के अब वहाँ के राजा हो गए, जिनका नाम जेम्स प्रथम है। इनका नाम है जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने एक चार्टर बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया और अपना एक राजदूत भेजा, दूत भेजा, जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस है। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत है, राजदूत है, और यह भारत में व्यापार के लिए परमिशन मांगने आया है।
ऐसा नहीं है कि वहां से चल देगा व्यापार करने लगेगा। तो भारतीय भी तो कमजोर थोड़े थे, इस समय राजाओं की चलती है, अकबर है, 1605 तक के पहले अकबर है, मजबूत शासक है, पूरे भारत को उसका अधिकार है। उसके बेटा भी जहांगीर भी काफी प्रभावशाली राजा रहा है। मुगल का हालत तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद होगा ना खराब, अब तक तो ये मजबूत है। तब क्या हुआ, परमिशन के लिए कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस जैसे ही भारत में आता है तो सूरत गुजरात आप देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ गुजरात हो जाएगा, इसका नाम सूरत है। सूरत में अंग्रेजों ने एक अस्थायी कोठी का निर्माण किया, और कैप्टन हॉकिंस भारत के जो राजा है, अकबर तो मर गया है 1605 में, जहांगीर से मिलने के लिए चल दिया। जब ये जहांगीर से मिलने के लिए आगरा जाता है तो जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है। जहांगीर अब तक अंग्रेजों को नहीं जान रहा है अच्छा तरीका से, क्योंकि पहली बार आया है, कहाँ से जानेगा। फलस्वरूप जहांगीर अंग्रेजों को सूरत में कोठी स्थापित करने के लिए परमिशन न देकर दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में कोठी बनाने का आज्ञा पत्र दे दिया, क्योंकि जहांगीर को लगता था कि पुर्तगाली मजबूत है अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से पुर्तगाली मजबूत है, अतः अंग्रेज पुर्तगाल से नहीं जीत सकता है, पुर्तगाल मजबूत है। अगर यहाँ परमिशन दे दिए तो हमको भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर आते आते आप देख रहे हैं 1498 में आया है इधर, लगभग 100 साल हो गए हैं, 1500 पूरा बीता तो 1600 के आसपास में की कहानी है। 100 साल में पुर्तगाली भी अपना व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर लिया, मकान दुकान बनाकर रहने लगा। भले राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन वो इतना मजबूत हो चुका है कि अब उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप अंग्रेजों को दिमाग लगाकर जहांगीर ने मसूलीपट्टनम में कोठी स्थापित करने का परमिशन दिया। साथ ही जहांगीर ने हॉकिंस को बोला कि भारत में तुम्हें जान की खतरा है, पुर्तगाली हो सकता है तुमको मार दें, अतः तुम हमारा जेम्स प्रथम का तुम दूत हो, तो हम तुमको एक सलाह देते हैं कि तुम अर्मेनिया की एक लड़की से शादी कर लो, खाना वाना बनाकर तुमको देगी, तो कम से कम खाना में विष नहीं मिलेगा। जहांगीर हॉकिंस प्रभावित हुआ, ब्रिटेन का रहने वाला है, कई शादियां करने वाला व्यक्ति है, शादी कर लिया, अपने ठाट बाट से रहने लगा। 1611 में यहाँ कंपनी के कोठी का स्थापना किया है, प्रथम अस्थायी कोठी, यहाँ पर अस्थायी कोठी है। परंतु कैप्टन हॉकिंस को लगा कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, जिसके चलते यह भारत से वापस हो जाता है, और ब्रिटेन से जब वापस ब्रिटेन चला जाता है कैप्टन हॉकिंस, तो जेम्स प्रथम ने अपना दूसरा दूत भेजा, जिसका नाम टॉम्स रो है। कहाँ लिखे थे? अच्छा, उसका नाम नहीं लिखे थे, हाँ, तो पहला कर देते हैं हॉकिंस और दूसरा टॉम्स रो। इसका नाम टॉम्स रो है, यह भी जेम्स प्रथम का राजदूत है, जहांगीर के दरबार में आया है, सर सामान अपना रखा, जहांगीर से मिलने गया है। जहांगीर इसको आगरा में नहीं मिला। जैसे ही पुर्तगालियों को भनक लगा कि टॉम्स रो आया है, तो उन लोग जहांगीर के बेटा खुर्रम को कान भरने लगा कि हाँ, इसको तुम बुलाया है, इसको क्या दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, अपना कान भरा, चुगली चाय किया। फलस्वरूप टॉम्स रो का काफी मजाक उड़ाया खुर्रम, लेकिन ये बुरा नहीं माना, ये सोचा कि हम अपना जिस उद्देश्य से आए हैं उसको करके ही जाएंगे। और टॉम्स रो ने जहांगीर से मिलने का अथक प्रयास किया, और इसको जानकारी हुआ कि अजमेर में जहांगीर दरबार लगा रहे हैं, और टॉम्स रो वहां पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद जहांगीर से
बताया सब कुछ कि हम जेम्स प्रथम का राजदूत हैं, आपके यहाँ व्यापार के परमिशन के लिए आए हुए हैं और भी कोठियाँ खोलना चाहते हैं, कृपया खोलने दीजिए। साथ ही इसने कहा कि आपका बेटा खुर्रम हमको बहुत तंग किया है, बड़ी मजाक उड़ाया है, इसको दंडित कीजिए। जहांगीर ने खुर्रम को डांटा भी। खैर उसके पीछे नहीं जाना है, अभी देखना है कि टॉम स्रो जब जहांगीर से मिला तो जहांगीर गिफ्ट लेने का बड़ा शौकीन आदमी था। वो हॉकिन से भी गिफ्ट लिया था। जैसे ही सुना कि एलिजाबेथ के दूत है तो बोला कि से जेम्स प्रथम का दूत है, तो बोला कुछ गिफ्ट दो, तुम इतना बड़ा क्षेत्र से आया है, तुम दूसरे राजा के यहाँ से आया है, तो पूरा भरपूर गिफ्ट दिया। और ये बात वहां जाके इसने बताया तो टॉम स्रो भी ढेर सारा गिफ्ट लेके आया था जहांगीर के लिए। तो जहांगीर से मिलने के बाद उसने पूरा गिफ्ट शिफ्ट मांगा, खूब खुश हुआ कि इतना गिफ्ट लाया है, लेकिन उसका मन नहीं भरा जहांगीर का। बोला और कुछ दो, और कुछ दो। और टॉम स्रो के पास कुछ नहीं बचा, तो अंत में जो मानचित्र मिला था विश्व का, वही विश्व के मानचित्र जहांगीर को दे दिया। और कहा जाता है टॉम स्रो ने पूरा विश्व देकर भारत छीन लिया। एक लोकोक्ति है कि टॉम स्रो जहांगीर को पूरा विश्व देकर, अर्थात विश्व के मानचित्र देकर भारत छीन लिया। और जहांगीर खूब खुश हुआ और टॉम स्रो को विभिन्न कोठियां स्थापित करने के लिए परमिशन दे दिया। और इस प्रकार से अंग्रेजों का मसूलीपट्टनम, सूरत, निजामपट्टनम, कासिम बाजार, पिपली, कराईकल, यनम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इनकी अपनी कोठियां स्थापित हो गई और अंग्रेज अपना मकान दुकान बनाकर रहने लगे। अभी ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप करें, परंतु जब हमने बताया था फ्रांसीसियों की कहानी, तो हमने चर्चा किया था कि जब डुप्ले आएगा तो वह व्यापारिक हस्तक्षेप के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू करेगा, जिसके कारण अंग्रेज लोग भी सीखेगा कि हम भी राजनीतिक हस्तक्षेप कर लें। ये भी चाहेगा कि अब हमरो थोड़ा क्षेत्र हो जाता तो अच्छा रहता, लोग किसे पसंद नहीं है। और इस प्रकार से आपने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन और भारत में किस प्रकार से इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया। तो ये हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मंगाना हो गया। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शक्ति का उदय, किस प्रकार से ब्रिटिश शक्ति भारत में धीरे धीरे फैला, ये हम लोग देखेंगे। तो ब्रिटिश शक्ति का उदय हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो चैप्टर था वो यहाँ पर समाप्त होता है। सारे कंपनी को बुला लिए, विभिन्न क्षेत्रों में इसको फैला दिए, आपने देखा किस प्रकार से फैला। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ब्रिटिश शक्ति का उदय। ब्रिटिश शक्तियों का उदय कहानी है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, मानचित्र वगैरह आप छोड़ दीजिए, हम लोग सिर्फ सुनते जाएंगे। कहानी यह है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया, अब यह आएगा तो पूरा 1600 तक अपना कंपनी को स्थापित करेगा धीरे धीरे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गया, ये मुगल बादशाह औरंगजेब हैं जो कि अंतिम मुगल बादशाह हैं। अंतिम मुगल बादशाह मत कहिए, मजबूत शासकों में अंतिम है। 1707 में इनका निधन हो गया। निधन होने के साथ साथ हमने आपको बताया है, प्राचीन भारत में हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, जो उसके अधीन छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र होने का मतलब है ऐसा नहीं कि बोलने लगेगा हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए, देखिए स्वतंत्र हो गए, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र करने का तात्पर्य है तुमको टैक्स नहीं देंगे, तुम्हारा आज्ञा को नहीं मानेंगे, तुम्हारा बात को नहीं मानेंगे, तुम हमसे सेना मंगाओगे नहीं देंगे, हम अपना क्षेत्र का किलाबंदी करेंगे, हम अपना सेना मनमानी रखेंगे, तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे।
तो इसके मृत्यु के बाद लगभग क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। उसी प्रकार से बंगाल भी स्वतंत्र हो गया, दक्षिण भारत के भी हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, मराठाओं के क्षेत्र वाला जो महाराष्ट्र वगैरह का क्षेत्र था वो भी स्वतंत्र हो गया, सिख वाले क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गए, और दिल्ली के क्षेत्र में सिर्फ मुगल बादशाह जैसे इनका बेटा वगैरह बहादुर शाह प्रथम वगैरह बचे हुए हैं। अवध हो गया, थोड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया। अब कहानी यह है कि जैसे ही इनका मृत्यु हुआ तो बंगाल स्वतंत्र हो गया। बंगाल में औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर का नाम था मुर्शीद कुली खान। धीरे धीरे इसलिए बताएं कि इंपॉर्टेंट है, मुर्शीद कुली खान। औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुर्शीद खान अच्छा गवर्नर था। इसने कड़ा डिसीजन लेते हुए ढाका से, बांग्लादेश का ढाका जो है जगह, वहां से राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद लाया। अच्छा डिसीजन लिया, और इसके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट दो ही बात है कि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। किसके द्वारा नियुक्त? औरंगजेब के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। दूसरा है, इसने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लाया। क्योंकि इसका नाम मुर्शीद कुली खां है तो मुर्शिदाबाद लाया। इसके बाद का जो गवर्नर होंगे वो बनेंगे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां भी अच्छे गवर्नर हैं। ये भी अपना शासन प्रशासन चला रहे हैं। इनके समय मराठाओं का आक्रमण होता है, कई बार बार मराठा लोग आक्रमण कर देता है, इनको तंग करता है। फलस्वरूप अलीवर्दी खान ने क्या किया कि उड़ीसा मराठाओं को दे दिया। प्लस में बोला कि चौथ जिसको मराठाओं का कर था, बोला कि तुमको सालाना वो भी कुछ देंगे, लेकिन आक्रमण मत करो, तंग मत करो। इनके साथ एक और कहानी है कि इनका कोई बेटा उटा नहीं है। ई इनका बेटा है, लेकिन ई इनका कोई बेटा उटा नहीं है। इनका 3 गो बेटी है, मैमुना बेगम, घसीटी बेगम और एक शौकत जंग करके कोई है, एक और कोई लड़की है। इनका 3 बेटी है। बेटी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 इनकी बेटी है, बेटा नहीं है। सबसे छोटी बेटी जो है उसका जो शादी किए हैं ये पटना में किए हैं। पटना के जो बेटी का जो बेटा हुआ, अर्थात इनका नाती, अलीवर्दी खां का नाती, इनसे काफी करीब है, जिसका नाम सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के काफी करीब है। अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला को काफी प्रेम करता है, काफी चाहता है। और यह अलीवर्दी खां यह भी चाहता है कि हम अगर टपक लें तो हमारा अगला प्रतिनिधित्व करने वाला सिराजुद्दौला हो। और हुआ भी, अलीवर्दी खां टपक गया, जिसके चलते सिराजुद्दौला को कार्यभार मिला। क्योंकि अपने नाना के ये काफी करीब था, चाहता भी था कि यही बने। परंतु अन्य बेटियों के जो बेटे थे, जैसे शौकत जंग वगैरह थे, उनके बीच इसका युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपसी तनाव हुआ। फलस्वरूप सिराजुद्दौला उन सबसे लड़ा और अंततः जीत कर एकाधिकार प्राप्त किया। जब इनके जो मासी हुए, उन लोग का बेटा जब हार गया तो उन लोग गुस्सा गया। गुस्सा कर उन लोग अंग्रेजों के साथ मिल गया और अंग्रेजों को इसका भेद बताने लगा सिराजुद्दौला को। फलस्वरूप अंग्रेज को भी यही चाहिए था, कोई हमारे पास आए, चुगलीचाई करे, ताकि हमको पैर फैलाने का जगह मिले। और क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र होना शुरू हो गया। सिराजुद्दौला एक अच्छा शासक है। अगर सिराजुद्दौला के साथ धोखा नहीं होता तो सिराजुद्दौला भारत में लंबे समय तक बंगाल के क्षेत्रों में शासन करता। परंतु आप देखेंगे कि वे लोग जाकर मिल गए, कौन? इसके मासी के बेटा लोग, मासी भी मिल गई अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज चूंकि लंबे समय से रह रहा है, 100 साल से करीब है, तो भी अपना मकान दुकान बना लिया है।
फैक्ट्रियों के देख रेख करने के लिए कुछ सेना रख लिया है। उन लोग जाकर मिल गए, कुछ सेना के माध्यम से इसको हराएंगे और हम शासन व्यवस्था संभालेंगे। अंग्रेज भी यही चाह रहा है कि दोनों में आपस में फूट हो, हम तीसरा फायदा उठा लेंगे। अंग्रेज तो फूट डालो और शासन करने वाले नीति के आधार पर आए ही थे। फलस्वरूप अंग्रेजों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किया, अपना किलाबंदी करना शुरू किया। साथ में फ्रांसीसी भी किलाबंदी कर रहे थे, परंतु फ्रांसीसियों को जब सिराजुद्दौला मना किया तो वो मान गए, अंग्रेज नहीं माना। तो ये गुस्सा गया सिराजुद्दौला और गुस्सा कर अपना राजधानी से चल देता है बंगाल में और अंग्रेजों को किला को बंदी को बंद करवाने जाता है कि आप किलाबंदी नहीं कीजिए, हम हैं ना, हम आपका रक्षा करेंगे, हमारे रहते हुए कौन आपको तंग करेगा। परंतु अंग्रेज जब नहीं माने तो गुस्सा कर वहां जाता है और सबको मारता है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति बच गया, एक व्यक्ति था हॉलवेल। हॉलवेल ने कहा कि 18 फीट बाई 14 फीट का कमरा था, उसमें सिराजुद्दौला इतना गुस्सा में था कि 146 आदमी को डाल दिया, जिसमें सारे लोग मर गए, मात्र 20 लोग बचे, जिसमें से एक हम हैं, हॉलवेल ने कहा। और यह घटना को ब्लैक होल की घटना कहा गया, जो यहाँ घटित हुआ बंगाल में। सिराजुद्दौला का गुस्सा इतना अपरंपार था, लोगों ने कहा कि इसका इतना गुस्सा तेज था कि बहुत गुस्सा में आया और इतना छोटा रूम में 146 आदमी को बंद कर दिया, जिसके चलते सारे लोग मर गए, मात्र 20 लोग बचे, जिसमें से एक हम हैं। और इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा गया। जो लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अंग्रेजों का, उसका नाम था वाटसन एंड ड्रेक। वे लोग फुल्टा द्वीप पे भाग गए, डर से इसका फुल्टा द्वीप पे भाग कर शरण ले लिए। फलस्वरूप सिराजुद्दौला अपना मारपीट के और मीर जाफर के नेतृत्व में राज्य काज छोड़कर अपने चला गया मुर्शिदाबाद। जब यह जानकारी पूरे ब्रिटेन के जो भी लोग थे यहाँ पर भारत में रह रहे थे, ये तो घटना आप देख पाएंगे, यहाँ का है ना, लगभग आप यहाँ भारत है तो यहाँ का बंगाल का है ना, कुछ इधर लोग हैं, कुछ इधर लोग हैं, कुछ है ना लोग बसे हुए इंग्लैंड के। तो दक्षिण भारत में एक बड़ा चतुर सेनापति है जिसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को जब पता चला कि सिराजुद्दौला ऐसा किया है, तो इसने दक्षिण भारत से फुल्टा द्वीप गया और वहां से वाटसन एंड ड्रैक को लिया और सिराजुद्दौला से भेंट करने गया कि आखिर हम लोग के क्यों मारे आप। जब वहां गया तो अपना एक कॉम्प्रोमाइज लोग कर लिया कि चलो भाई मारे हैं, मुआ दिए हैं 100 आदमी से बेसी को। तो सिराजुद्दौला भी थोड़ा झुक गया, चलो मिला जुला के चलना है। बोला कि ठीक है, हम भी आपके कुछ शर्त को मान लेते हैं, आप भी मेरे कुछ शर्त को मान लीजिए। कुछ शर्तों के आधार पे आपसी समझौता हो गया और समझौता के बाद दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दिए। परंतु अंग्रेज इतना चतुर था, लॉर्ड क्लाइव इतना चतुर था कि लॉर्ड क्लाइव ने कहा मीर जाफर को कि हमको सिराजुद्दौला में दम नहीं दिखता है, आप नवाब होते तो बहुत अच्छा होता। और इस बात को सुनते ही मीर जाफर को लगा कि ठीक है बोल रहा है, काश हम नवाब होते तो बहुत बढ़िया रहता, सिराजुद्दौला बढ़िया नवाब नहीं है। और मीर जाफर को रातों का नींद गायब हो गया, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने कहा है कि सिराजुद्दौला से अच्छा नवाब आप ही हैं। और यही घटना को लेकर हमारे पास 1757 का विद्रोह होगा, जिसको हम लोग प्लासी के विद्रोह कहेंगे, और यहाँ से हम लोग पढ़ाई कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।